हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्स्ट्रा थिंग्स। तो चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माइंडफुल ईटिंग ए पार्ट टू हेल्दी बॉडी का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी चैनल पेज पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से पार्ट 1 पढ़ सकते हैं अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो। और मैं इसके लिंक में भी उसको पार्ट 1 का, इसके बायो में भी पार्ट 1 का लिंक मैं कॉपी कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है जस्ट उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बस ऐसे ही आपको पता चले कि आपने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है, आपको भी रिवाइज हो जाए। तो इसमें ये बच्चे होते हैं, व्हाट डू वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए, हम क्या खाते हैं उसका, और उसमें क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स आपके होने चाहिए, ये आपको पूरी फूड की लिस्ट बनाने के लिए बोला गया था। फिर हर डिफरेंट रीजन में कौन कौन से फूड होते हैं, क्या सभी रीजन में एक जैसे फूड होते हैं? नहीं, हर जगह वहाँ के फूड, वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशनल फूड अलग होते हैं, लोकली ग्रोन क्रॉप्स अलग होती हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे ऑन द बेस ऑफ लोकली ग्रोन क्रॉप्स, उसी के बेस पे वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं जो लोग खाते हैं। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुकिंग प्रैक्टिस के जो खाना बनाने की प्रक्रियाएं हैं वो समय के साथ साथ कैसे बदली हैं। तो देखिए, पहले आपने देखा होगा घरों में ऐसे चूल्हे पे लकड़ियाँ जला के हमारी माताएं बहनें खाना बनाती थी, लेकिन अभी आज के दिनों में मॉडर्न गैस स्टोव आ चुके हैं जो आपके सभी के घर में हैं। तो जिसमें इसमें चूल्हे में क्या होता है, धुआं बहुत होता था और बहुत परेशानी होती थी, हाथ भी जल जाता था। देखिए कैसे आग की लपटें ऊपर तक आ रही हैं। और पहले अगर सिलबट्टे पे आपको कुछ ग्राइंड करना है तो ग्राइंड करने के लिए सिलबट्टा होता था, पत्थर की, एक पत्थर का पीस नीचे होता था जिसको सिल बोलते थे, और ऊपर बट्टा जो कि पत्थर का ही एक टुकड़ा होता था, तो उस पर रख के उसको पीसती थी। तो उसमें बहुत टाइम लगता था और बहुत मेहनत भी लगती थी। बट नवेडेज इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है आपके पास में, आप आसानी से किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने पढ़ा था कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक फूड फेस्टिवल लगा था, उसके बारे में आपको पूरा डिस्कस किया गया था। तो फूड के कंपोनेंट में आपने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, फैट पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, और एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़े थे आपने। कौन से होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने, उसके अलावा आपने केस स्टडी पढ़ी थी 2, जिसमें स्कर्वी के बारे में बताया गया था कि स्कर्वी डिजीज क्या होती है, कैसे ये ठीक होती है। सेम वे में आपने गोइटर के बारे में पढ़ा था कि गोइटर क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे ये ठीक होता है, और कैसे आपको इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपको एक सर्वे दिया गया था कि आपके लोकल आसपास में अपने किसी टीचर के साथ में, कि आप पता करिए किसको इनमें से कौन सी डिजीज़ है, किसी भी आदमी को जो आपके नेबर्स हैं आपके आस पड़ोस में। फिर आपको बताया गया कि वाइटामिन्स के बारे में, फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। वाइटामिन्स के बारे में बताया गया, उनकी कमी से क्या दिक्कत होती है, किस खाने में वो होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, और आपकी बॉडी में वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से इसमें समझाई गई थी। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स मेन रोल में थे इसमें। इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ऐसे बढ़ के हम आगे इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हमने वाटर तक हम पहुंच गए थे कि वाटर भी हमारे डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है। तो अभी चलते हैं, आज चैप्टर 2 पे स्टार्ट करने की, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं आगे, जहां हमने छोड़ा था नो योर साइंटिस्ट से। ठीक है, इसमें आपने, चलो जानते हैं, कोलुथिर गोपालन 1988 टू 18 टू 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने भारत में न्यूट्रिशन रिसर्च की शुरुआत की थी। ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कंटेक्स्ट।
तो इन्होंने क्या किया था, जो भारत के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, फूड हैं, उनको 500 से ज़्यादा वैरायटी के फूड्स के उन्होंने उसमें कितना पोषण होता है, कितना न्यूट्रिशन होता है, उसके आधार पर उनका सर्वेक्षण किया था एक। ठीक है, और उसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने कि क्या उपयुक्त आहार है जो एक हेल्दी, जिसको हम एक हेल्दी डाइट बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या आपके होना चाहिए, वो इन्होंने रिकमेंड किया था। ही लीड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डिफिशियंसीज इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स। तो देखिए, जो इंडियन पॉपुलेशन है उस पे एक सर्वे किया गया था न्यूट्रिशनल स्टेटस का, जिसको इन्होंने लीड किया था, लीड रोल इन्होंने निभाया था। तो उसमें उन्होंने किया क्या क्या था, ये आप जान लीजिए। तो इसमें इन्होंने पहचान की थी, आइडेंटिफाई किया था कि जो प्रोटीन है, एनर्जी है और अदर कंपोनेंट्स है फूड के, उनकी कितनी कमी है जो भोजन हमारे इंडियन पीपल्स खाते हैं उसमें। तो इस चीज़ का उन्होंने पूरा इसको फाइंड आउट किया था। दिस लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। तो इन्हीं के इसी इनिशिएटिव से, इसके परिणाम स्वरूप 2002 में जो मिड डे मील स्टार्ट हुआ है, योजना लागू हुई है, वो इन्हीं के बाद से स्टार्ट हुई है। नवे पीएम पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। तो इसी योजना को, जो मिड डे मील स्कीम है, प्रोग्राम है, इसी को क्या बोलते हैं, पीएम पोषण इनिशिएटिव बोलते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, तो इसको पीएम पोषण भी आज के टाइम में बोलते हैं अभी फ़िलहाल में। तो जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सब में, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये है वो, कि ताकि उनको अगर घर पे प्रॉपर डाइट में प्रॉपर कंपोनेंट नहीं मिल पा रहे हैं न्यूट्रिशन के, तो वो या कम से कम यहाँ पे स्कूल में उनकी डाइट में वो चीज़ें उनको मिल जाएं, और एक अच्छा स्वस्थ हमारे यहाँ का बच्चा रहेगा, वही बड़ा हो के वयस्क, अच्छा स्वस्थ वयस्क बनेगा, और हमारी वयस्क आबादी होगी तो यहाँ पे हर चीज़ में, प्रोडक्शन में, चाहे फिर बड़ा साइंटिस्ट, ये साइंस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो उन्नति करेंगे। और जबकि अगर हम एक बीमार जनसंख्या को लीड कर रहे हैं, तो बीमार जनसंख्या से क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है, क्योंकि बीमार जनसंख्या केवल एक लाइबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट रन के साथ साथ जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनमें भी ये पूरे कंट्री में पीएम पोषण योजना चलाई जा रही है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड ए रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो इस योजना से पूरे देश भर के करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ये योजना। तो ऐसे आपको पता चला होगा गवर्नमेंट भी कितना इनिशिएटिव लेती है हमारी हर चीज़ों को लेके, इवन हमारे हेल्थ को लेके भी कितनी कोशिश है गवर्नमेंट। तो हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब भोजन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। तो देखिए, अब हम कैसे जानेंगे इसको, चलिए जानते हैं कि किसी भी फूड में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। वाइल, जबकि, तो अगर आपको किसी भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि स्टार्च होता है, जिसमें जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, इनको आप इजीली बहुत सिंपल टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। वाइल, जबकि अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। जबकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनको केवल आप एक प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उनका। तो लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द presence of starch, fat and presence of protein in food items। तो चलिए अब हम जानते हैं
कि हम किसी फूड आइटम में स्टार्च को, फैट को और प्रोटीन का कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए, पहला टेस्ट करते हैं हम स्टार्च के लिए। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanut, oil butter and crushed coconut। तो देखिए, आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में इनमें से कोई भी फूड आइटम ले लेना है। चाहे सारे भी ले सकते हो, पोटैटो ले लो, कुकुम्बर ले लो, ब्रेड ले लो, ब्रेड बॉयल राइस ले लो, बॉयल ग्राम मतलब उबला हुआ चना ले लो, क्रश पीनट ले लो, जिसको क्रश कर दिया हो पीनट को, ऑयल बटर ले लो या क्रश कोकोनट ले लो। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। इसके अलावा भी आप और कोई अन्य फूड आइटम ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश। तो आपने जितने भी ये आइटम लिए हैं, इनके हर एक के छोटे छोटे टुकड़े आप प्लेट में, अलग अलग प्लेट में रख लें। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। ड्रॉपर होता है जिसको आप पीछे से दबाओगे, ये होता है ड्रॉपर, पीछे से। तो पीछे से दबाने से इससे आगे से ड्रॉप ड्रॉप गिरती है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ड्रॉपर इसलिए बोला गया है कि इसकी आप ड्रॉप ड्रॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। हर एक फूड आइटम में आपको क्या करना है, ये आयोडीन का सॉल्यूशन है, इसको ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आपको जो फूड आइटम जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। हैव दे टर्न्ड ब्लू ब्लैक। क्या ये नीला और काला हो गया है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल। नीचे टेबल दी गई, उसमें आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए टेबल में। तो ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर वो आइटम आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें उसमें स्टार्च अवेलेबल है। दैट इज द वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपने कार्बोहाइड्रेट का पता कर लिया स्टार्च के रूप में कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, जो भी आपने फूड आइटम ऊपर लिए थे। तो यहाँ पे एक इसमें पोटैटो में आपको टेस्ट करके दिखाया गया है। नाउ टेस्ट फॉर फैट। अब फैट के लिए टेस्ट करते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी। अब जो आपने स्टार्च वाली एक्टिविटी में लिए थे आइटम, उसका एक आप छोटा सा पार्ट फिर से ले लीजिए फूड आइटम का। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अब आप हर एक जो फूड आइटम का छोटा छोटा पार्ट आपने लिया है उसको आप कागज़ के अलग अलग टुकड़ों पर रख लीजिए। रेप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। आपको क्या करना है, इसको जो आपने फूड है उसको पेपर में रख के और उसको लपेट लेना है, रैप कर लेना है और उसको दबाना है आपको। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। इतना नहीं दबाना कि पेपर फट जाए, बट आपको अच्छे से दबाना है ताकि वो बढ़िया से उसके साथ मिक्स हो जाए। इफ़ ए फूड आइटम कंटेन ए लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। तो देखिए, इससे क्या होता है कि हो सकता है उसमें फूड आइटम में, जैसे आप आलू भी काटते हो तो उसको आप प्रेस करोगे तो वो गीला हो जाएगा, क्योंकि आलू में खुद से पानी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे फूड आइटम है जिनमें पानी प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से ही पेपर गीला हो जाएगा। तो पेपर को आप सूखने दीजिए। डज द पेपर डेवलप ऑन ऑयली पैच। तो ऑयली पैच का मतलब है कि तेल वाला धब्बा। तो क्या आपको पेपर पर कोई तेल वाला धब्बा दिख रहा है डेवलप होते हुए? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच। अब जो ये तेल का धब्बा आपको दिख रहा है, इसका क्या कारण है? इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। तो देखिए, जिस फूड आइटम को आप टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें या तो ऑयल है या बटर प्रेजेंट है तो उस पर क्या हो जाएगा, ये ऑयली पैच बन जाएगा। नव होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आप इसको लाइट के आगे आपको पकड़ना है। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। तो अब जो इस धब्बे के सामने से लाइट उसमें को पास हो रही है, वो कैसी दिखेगी आपको?
फेंटली, फेंटली मतलब धुंधली, वो आपको धुंधली दिखाई देगी। क्या वो आपको धुंधली दिखाई दे रही है? एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर वो फूड आइटम आपके कागज पर तेल का धब्बा छोड़ देता है, ऑयली पैच छोड़ देता है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें फैट है। विच ऑफ दीज आइटम कंटेन्स फैट। अब जो आपने ये आइटम लिए थे ऊपर, उनमें से किस किस में फैट प्रेजेंट अवेलेबल है, तो उसकी भी आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखिए। नव आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। लेट अस इन्वेस्टिगेट। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। तो ये जो एक्टिविटी है आपको टीचर के द्वारा भी करके दिखाया जा सकता है। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटी। जो आपने प्रीवियस एक्टिविटी में फूड आइटम लिए हैं उन्हीं को आप लेंगे। मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल और मोर्टार। देखिए, पेस्टल होता है खरल और मोर्टार होता है मूसल। तो अब आपको खरल और मूसल की मदद से इसको क्या करना है? कूट कूट के बारीक कर लेना है, या तो उसका पेस्ट बना लेना है या उसका पाउडर बना लेना है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन ए सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसमें से आधा आधा चम्मच आपको दूसरी सेपरेट क्लीन जो टेस्ट ट्यूब आपकी क्लीन हो उसमें ले लेना है। नव एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड सेक देम वेल। अब दो से तीन चम्मच दोनों में आपको पानी डाल लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसको अच्छे से सेक करना, हिलाना है। एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग ए ड्रॉपर। सेम ड्रॉपर की मदद से आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, जो कि उसमें ड्रॉप करके डालना है। नव टेक अनदर ड्रॉपर एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन टू ईच ट्यूब। अब एक और दूसरा ड्रॉपर आपको लेना है और कास्टिक सोडा सोल्यूशन के 10 ड्रॉप इसमें ड्रॉपर की मदद से डालने हैं। सेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब कुछ मिनट के लिए आपको उसको अच्छे से हिला के छोड़ के कुछ मिनट के लिए अनडिस्टर्ब, बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए ऐसी जगह रख दो कि वो हिले डुले नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है और कास्टिक सोडा सोल्यूशन लेके ऐसे उसमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आपको डाल के हिला के छोड़ देना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। देखिए, जैसे ये हो गया, तो जो उसमें कंटेंट है क्या टेस्ट ट्यूब में, वो वॉयलेट हो गया है, वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर का हो गया। दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन अवेलेबल है। तो इसी तरह से आप सब पे टेस्ट करके अपनी ऑब्जर्वेशन को अगेन टेबल 3.3 में नोट डाउन करेंगे। तो चलिए, ऊपर एक चीज़ छूट गई थी जो थी प्रिकॉशंस, उसको दोबारा से पढ़ते हैं ऊपर चल के कि वो क्या क्या थी, क्योंकि प्रिकॉशंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी काम को करने से पहले। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर। तो जो ये आपको केमिकल दिए गए, कौन कौन सा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कास्टिक सोडा सोल्यूशन। ये क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है, इनको आपको बहुत केयर से हैंडल करना है। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल अनलेस आस्क्ड टू डू सो। इनको तब तक आपको अपने नंगे हाथों से नहीं छूना है जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए बोला ना जाए। इफ़ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे ये गलती से गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, तब आपको फटाफट पानी से उस एरिया को धोना है। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल इनटू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम। देखिए, इनको आपको मुंह के अंदर भी नहीं डालना है अपने, और सूंघने का भी इनको कोशिश नहीं करनी है। तो ये आपकी प्रिकॉशंस हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो देखिए, अभी आपके तीनों चीज़ के टेस्ट खत्म हो गए, स्टार्च का भी जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट का भी और प्रोटीन का भी। तो आपने टेबल में सब चीज़ें लिख भी ली। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3। तो इस टेबल में आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, आपने क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो किस फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं? विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। और कौन सा ऐसा है आपका फूड आइटम जिसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है? पीनट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए, पीनट में आपको दोनों चीज़ मिलेंगी, प्रोटीन भी मिलेगा और
फैट भी मिलेगा। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट हो, उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। इज देयर ए फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से क्या कोई ऐसा भी फूड आइटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो, कोई भी पोषक तत्व ना हो। विच ऑफ दीज फूड डू यू कंज्यूम डेली। तो इनमें से किन 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 फूड आइटम्स को आप डेली कंज्यूम करते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स। तो इसी तरह से आप और दूसरे फूड आइटम्स का भी पता करिए कि जिनमें स्टार्च, फैट और प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, या जो इनके अच्छे सोर्स हैं स्टार्च, फैट और प्रोटीन के। तो अभी आपको तीनों चीज़ का फाइंड आउट करना आ गया है कि स्टार्च को कैसे फाइंड आउट करना है, फैट को कैसे, और प्रोटीन को कैसे, किसी भी फूड आइटम में। तो इसकी हेल्प से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये जनरली स्कूल की लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। तो आस्क टू योर टीचर कि वो आपको ये प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाएं एक बार, ताकि आपको समझ में आए। नाउ कम टू बैलेंस डाइट। अब देखिए संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन। क्या सभी के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सेम होती हैं। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्या जो आप हो और आपके दादाजी हैं उनको सेम तरह के और सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। Requirement of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on। तो देखिए हर किसी को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो उस आदमी के किस किस पे डिपेंड करती है। उसकी एज पे डिपेंड करती है, उसके जेंडर पे डिपेंड करती है, वो लेडीज है या जेंट्स है। फिजिकल एक्टिविटी पे कि वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसकी हेल्थ का स्टेटस कैसा है, उसका वेट कितना है कितना नहीं, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वो मेहनत करता है पूरे दिन धूप में, मेहनत फावड़ा बजा रहा है, मेहनत कर रहा है, या पूरा दिन भर एसी में बैठ के आराम से कंप्यूटर पर काम कर रहा है, या और इसमें और कोई तरह की चीज़ें। ठीक है, तो उनकी सबकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। Now activity 3.8, let us find out. You have listed food consumed by you during the week. In activity 3.1 सबसे पहले एक्टिविटी में आपने लिस्ट किए थे ना कि आप पूरे वीक में क्या कौन कौन से खाना खाते हैं। तो चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब आप पता लगाइए कि जो आप डेली खाना खा रहे हैं उसमें आपकी डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स वो अवेलेबल हैं या नहीं है उस खाने में। इफ़ नोट, अगर नहीं है, चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडिड। तो आप पता करिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की आपको ज़रूरत है और उसके लिए आपको कौन सा फूड आइटम आपकी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। ए डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ए बैलेंस डाइट। तो देखिए बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या हुई आपकी, कि वो डाइट जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, रफेज हो, वाटर हो और राइट अमाउंट, ये सब कुछ किस में हो, राइट अमाउंट में हो। ऐसा नहीं कि कुछ कोई चीज़ कम है कोई चीज़ ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बॉडी की ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो जिस डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर राइट अमाउंट में हो, तो आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट ए बैलेंस डाइट। देखिए आप क्या खाना खा रहे हैं वो आपने लिस्ट पूरी बनाई थी, तो अब इसमें से आप उसमें चेंज कर सकते हैं कि आपको बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें और चाहिए या क्या क्या आपको इसमें से कम करना है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा कोई चीज़ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत ही होती है। वो कोई अच्छे नहीं होता ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेना, और कम भी लेना अच्छा नहीं होता।
नाउ लेट अस कंपेयर। चलिए अब तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। रीड द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर ए पैकेट और पोटैटो वेफर्स एंड पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन हियर। तो देखिए आपके घर में सभी के रोस्टेड चना आता होगा, या कोई पोटैटो वेफर के जो जैसे आपके बिंगोज होते हैं, ये चिप्स होते हैं, तो उस पर आपका लिखा होता है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। आप उठा के देखिए, कोई भी रैपर, बिस्किट का रैपर हो, नमकीन का रैपर हो, सब पे जितने भी फूड आइटम है उन पे सब पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो इस तरह से लिखा रहता है आपके हर रैपर पे कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम। वो ये ग्राम में भी वेरी, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, वो अलग अलग टाइप हो सकता है, 5 ग्राम। तो ऐसे आपको पूरे का पूरा कि इसमें एनर्जी कितनी देती है, कितना देगा आपकी बॉडी को, ये फैट कितना देगा, कार्बोहाइड्रेट कितना देगा, प्रोटीन कितना देगा, और डाइटरी फाइबर इसमें कितना रहेगा। देखिए ये हर चीज़ अलग अलग है। ये आपको चिप्स आपको एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, बट जो चना है, भुना हुआ चना, वो आपको एनर्जी कम दे रहा है। ये आपको फैट बहुत ज़्यादा दे रहा है जिससे आप में मोटापा बढ़ेगा, और ये फैट आपको बहुत कम दे रहा है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट लगभग दोनों में सेम है जो कि आपकी बॉडी को मिल रहा है। प्रोटीन यहाँ पे 7 ग्राम है, बट यहाँ पे प्रोटीन 18.64 ग्राम मिल रहा है आपकी बॉडी को। यहाँ पे डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम है, और यहाँ पे देखो डाइटरी फाइबर कितना ज़्यादा है, 16.8 ग्राम। क्योंकि डाइटरी फाइबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आपकी हेल्दी डाइट कौन सी, किसको मानोगे आप। देखिए इसमें डाइटरी फाइबर भी ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी इससे ज़्यादा ही है, और फैट कम है। फैट आपकी डाइट में कम होना चाहिए। एनर्जी भले ही थोड़ा कम दे चलेगा। तो ये आपकी क्या है, बेस्ट, खाने के लिए बेस्ट डाइट है, मतलब बेस्ट है खाने के लिए आपका। जबकि ये आपका, इसीलिए इसको जंक फूड बोलते हैं। इनको क्यों बोलते हैं, इनको जंक फूड, कि आपकी बॉडी को हार्म पहुँचाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें फैट होता है जो आपकी बॉडी में फैट को जमा करता है, और डाइटरी फाइबर इनमें कम होता है जिससे आपको पेट में अपच की शिकायत होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे टेस्ट करते हैं और ये कैसे काम करती है, क्यों लिखी होती है उसके ऊपर। तो वही अब आपसे पूछ रहे हैं कि बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव विच फूड वुड यू चूज एंड वाई। तो देखिए दोनों पे आपके ऊपर न्यूट्रिशंस की बताया गया है कि किसमें क्या क्या है। तो अब इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे खाने के लिए और क्यों चूज करेंगे। ठीक है, तो आप अब अच्छे से बता सकते हैं। सम फूड हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट्स। तो किसी किसी फूड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती है। ठीक है, कि उसमें क्या, किसके कारण, या तो उसमें बहुत हाई शुगर होता है जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स, और या फिर उसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है जैसे कि आपके चिप्स, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, वही ऑयल में तले जाते हैं ना, फ्राई किए जाते हैं, इसलिए इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। जो ऑयल की चीज़ें होती हैं, ऑयल में तली हुई, उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। और जो चीज़ें मीठी होती हैं जिसमें शुगर सिरप मिक्स होता है, उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक टाइप हो गई, कोल्ड ड्रिंक, रियल जूस, इस तरह के। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स। तो इसके अलावा इनमें क्या होता है, साथ ही बहुत कम मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर होते हैं। तो दीज फूड्स आर कोल्ड जंक फूड्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक जिसको आप पीते हो उसको बोलते हैं, उसी को कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। तो देखिए इस तरह के खाने को रेगुलर खाना, जिसमें चाहे आपके चिप्स हों, कोल्ड ड्रिंक हो, या टॉफ़ी चॉकलेट्स हों, आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं है। दे दे मेक ए पर्सन ओबेज। ओबेज मतलब मोटा, ये आदमी को क्या करते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं उसका। सच ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जिसका जो मोटा हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, उस आदमी को कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ठीक है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट
हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। तो जो डॉक्टर पोशिता ने एक स्टेटमेंट ऊपर दी थी फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है कि हेल्थ ही अल्टीमेट वेल्थ है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने जो बॉडी है, शरीर है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ईटिंग इज ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ए हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और जंक फूड से आपको परहेज करना चाहिए, उसको बहुत ही कम खाना चाहिए। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ। तो एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए अच्छी हेल्थ बिल्कुल एसेंशियल है, कंपलसरी है। तभी आप अच्छे से एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे जब आपकी हेल्थ ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपको अगर एक दिन भी फीवर आ जाता है तो आपको कितना बुरा फील होता है। तो अच्छा है कि आप अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट लें, आपको कोई भी बीमारी हो ही ना, और आपकी हेल्थ गुड रहे, जिससे कि आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकें। विच ऑफ द टू फूड यू स्टडी इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। तो देखिए ऊपर जो एक्टिविटी थी जिसमें दोनों दिखाए गए थे, एक में पोटैटो वेफर्स और एक में भुना हुआ चना। तो उन दोनों में से अब आपको कौन सा लग रहा है कि जंक फूड है? उसको कौन से को जंक फूड लेबल करोगे? ये आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप इनमें से किसको जंक फूड बोलोगे, पोटैटो वेफर्स को या ग्राम को। आई होप कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपको कौन सा इनमें से जंक फूड लगा, किसको आप जंक फूड लेबल करेंगे। जो पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर। तो देखिए जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम होते हैं, मतलब किसी भी पैकेट में बंद फूड आइटम होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स की जानकारी कवर पे इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। और ये हर एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसकी अमाउंट को बताना चाहिए कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना कितना है। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडिड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दैट इज फोर्टिफिकेशन, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो कई बार क्या करते हैं ये फूड कंपनियां कि फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है, उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं। तो आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। जैसा कि आपने पढ़ा था कि सोल्ट में आप उसको आयोडाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, उसमें आप आयोडीन को मिक्स करके उसको आयोडाइड सोल्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बेबी फूड हैं जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं कि एक ही फूड से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा तो खा नहीं सकता सारी चीज़ें, तो उसको एक ही फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, इसलिए उसमें उसको फोर्टिफिकेशन के टाइम में ऐड कर देते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, ये हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इंडिया की, इज ए गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। तो जो कि हमारे भारत में जो फूड की क्वालिटी है उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कि कोई भी फूड आइटम है उसमें एज पर FSSAI नॉर्म्स वो है या नहीं है, क्योंकि ये उन चीज़ों को, मानकों को रखती है कि इस खाने में आप इससे ज़्यादा फैट, प्रोटीन या कोई और दूसरी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट आप नहीं डाल सकते, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में वो किसी भी खाने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट करें, हेल्थ इशू क्रिएट करें। तो इसीलिए यहाँ पे खाने की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या है फूड की, उसको FSSAI है इंडिया में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अब पढ़ते हैं मिलेट्स। तो मिलेट्स क्या होते हैं? मोटा अनाज, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। मोटा अनाज क्या होता है? जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, सांवा हो गया। तो इस तरह के जो अनाज होते हैं उनको मिलेट बोलते हैं, मोटे अनाज होते हैं। तो यू में हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सनवा। ठीक है, तो आपने सभी ने ज्वार, बाजरा, रागी और सनवा के बारे में सुन रखा होगा। नहीं सुना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, लगभग सभी को इन चीज़ों का पता होता है, क्योंकि
बहुत सारी जगह इंडिया में ये खाने में यूज होते हैं। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। नेटिव मतलब कि भारत की देशज फसलें हैं कि जो यहीं पे पैदा होना उगना शुरू हुई थी सबसे पहले। देखिए हर चीज़ कहीं ना कहीं पे उगना शुरू हुई, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक जगह से दूसरी जगह लोग गए तो उनको फैला दिया। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ सभी जगह पहले से ही उगती आई है, नहीं। तो कुछ चीज़ जैसे ये हमारे यहाँ की नेटिव क्रॉप है। अभी ज्वार हो सकता है अमेरिका में भी होती हो, बट वहाँ की नेटिव नहीं है, वहाँ पे यहाँ से गई है इंडिया से। दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये ऐसी फसलें होती हैं जिनको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आराम से उगाया जा सकता है। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। देखिए इनमें क्या है कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना उन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको, इन अनाजों को क्या बोलते हैं? मिलेट बोलते हैं, मिलेट्स। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? तो क्या आपने कभी इन मिलेट्स से बने हुए खाद्य पदार्थ खाए हैं? ये देखिए पिक्चर में आपको ये सनवा दिखाया गया है। देन मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स एंड हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। तो जो ये मिलेट्स होते हैं वे छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारत के जो डाइट है उसका पार्ट रहे हैं। ठीक है, स्मॉल साइज, इसको इनको मिलेट क्यों बोलते हैं? अब देखिए अभी तो बता रही है स्मॉल साइज है और ऊपर बोला गया मोटा अनाज। दोनों चीज़ कंट्रोवर्शियल हो गई ना, कि एक तरफ आप मिलेट का मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको मोटा अनाज, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उनका साइज स्मॉल होता है। तो मोटा अनाज इसको इसलिए बोला गया कि वीट का दाना इनसे मोटा होता है, बट वीट ग्रेन्स, बट वीट को हम क्या करते हैं? ग्राइंड करके खाते हैं, और इनको हम इतना ग्राइंड नहीं करते, इनको थोड़ा बहुत आप मोटा दरदरा सा करके ही खा लेते हैं, तो इसलिए मोटे अनाज कहे जाते हैं। और इनको या आप साबुत भी खाते हैं, बाजरा हो गया उसको साबुत ऐसे ही उबालते हैं, उबाल के उसकी खिचड़ी बन जाती है, उसको साबुत भी खा लेते हैं, इसलिए इनको मोटा अनाज बोलते हैं। दे हैव रिगेन पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो इनके क्या है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, इसलिए अब ये पॉपुलर हो रहे हैं। पॉपुलरिटी इन्होंने दोबारा से रीगेन मतलब दोबारा से प्राप्त की। दे आर गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। तो ये वाइटामिन्स के, मिनरल्स के, आयरन के, कैल्शियम के और डाइटरी फाइबर के बहुत ही बढ़िया गुड सोर्स हैं। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। तो यही कारण है जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं मिलेट्स को। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ए बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, सामान्य कामकाज है, उसके लिए जितना भी हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड कराने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट्स। तो अब खाद्य मील, खेत से लेकर हमारी थाली तक। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम ए फार्म टू आवर प्लेट? तो देखिए खेत से लेके हमारी प्लेट तक खाना कैसे पहुंचता है, इसको जानते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? तो इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में? डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फॉर्म? तो देखिए खेत में जब गेहूं का जो दाना है वो अंकुरित हो जाता है, उसके बाद में आटा बनने तक में उसको कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है, क्या आप जानते हैं? लेट अस लुक एट फिगर टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। तो चलिए अब जो नीचे फिगर दिया गया है उसको अच्छे से देख लेते हैं। जो नीचे ये दिखाया गया है कि कैसे पूरा प्रोसेस होकर चपाती हमारी प्लेट तक आती है वीट की। तो देखिए सबसे पहले फार्मर यहाँ पर क्या कर रहा है? खेत में गेहूं की बुआई कर रहा है, सीड डाल रहा है जिससे वो उग गए। ठीक है, अब उगने के बाद में वो क्या कर रहा है? उसको काट रहा है, क्रॉप्स को। क्रॉप्स काटने के बाद उसमें से जो थ्रेसिंग कर रहा है उसकी, ठीक है, और उसमें से गेहूं के दानों को अलग कर रहा है थ्रेसिंग और विनोइंग के द्वारा।
अभी उसके बाद में जो फार्मर होता है वो उसको मंडी में ले जाके बेच देता है मार्केट में, जहाँ पे उसको बड़े बड़े व्यापारी स्टोर करते हैं। अब स्टोर करने के बाद में ये कहाँ जाता है, ग्राइंड होने के लिए जो बड़े बड़े फ्लोर मिल्स हैं उनमें जाता है, वहाँ पे ग्राइंड होता है, वहाँ पे पैक होता है, पैक होके वापस फिर ट्रांसपोर्ट होके रिटेल शॉप्स में आ जाता है, जहाँ से आप ख़रीद के उसको आपके घर में लाया जाता है और फिर उससे रोटी बनाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। Now the entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as the food miles। तो देखिए जो पूरी डिस्टेंस ये आपका जो वीट है खेत से लेके मतलब प्रोड्यूसर फार्मर से लेके कंज्यूमर जो कि आप हो उस तक जो पहुंचने में पूरा प्रोसेस चला, ट्रेवल किया डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, फूड माइल्स बोलते हैं उस डिस्टेंस को। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। तो देखिए हर जगह जो फूड माइल्स होती है उसको रिड्यूस करना, छोटा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है। क्योंकि जब भी आप उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करोगे, ज़्यादा आपको गाड़ी वगैरह चाहिएंगी, तो उससे धुआं निकलेगा, उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इट हेल्प सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स एंड इट इज़ आल्सो कीप अवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। तो देखिए जितनी जल्दी आपको मिलेगा खाना जितने पास से, उतने ज़्यादा वो फ्रेश रहेगा और हेल्दी रहेगा, और वो लोकल फार्मर्स को सपोर्ट भी करेगा इस तरह से कि आपका वहीं पे लोकल मार्केट में उसका वहाँ पे सेल हो जाएगा आइटम फार्मर का। मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम ऑन देयर प्लेट्स। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने खाने को थाली में बिना खाए छोड़कर उसको बर्बाद कर देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from farm to our plate। देखिए जो आपने ऊपर देखा है कि फार्म से लेके आपकी प्लेट तक खाना आने में कितने लोग, कितनी मेहनत, कितना पैसा उस पर वेस्ट हुआ है, तो उस चीज़ को आप कंसीडर करिए। और आपकी प्लेट में आया, आपकी मदर ने भी उसमें बहुत सारी मेहनत की है, उसको बनाने में आपके फादर ने भी उसमें पैसे वेस्ट किए हैं, उसको लाने में अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो तो पैसे वेस्ट ही हुए ना, अगर आप उसको वेस्ट कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो तो वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। तो हमें केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। आई वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। तो इससे क्या होगा, खाने की बर्बादी कम होगी। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो आप क्या करेंगे, आप खेत से लेकर थाली तक पहुंचने में पूरी प्रक्रियाओं में, ठीक है, भोजन को कितना समय लगा, तो आप इसका एक बार मोटा मोटा समय का टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें, कोशिश करें कि उस कितना टाइम लगा होगा इस पूरे प्रोसेस में। Now eat healthy, share and respect food, support local producers। तो इस ये आपके लिए एक स्लोगन, यहाँ पे भी एक स्लोगन हो गया जिसको आप सुभाषित कह सकते हैं। स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं, खाने का सम्मान करें, और जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप सपोर्ट करें। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या किसी और तरीके से कि नहीं मैं उस तरीके से आपको बताऊं एक्सप्लेन करके, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू फॉलो इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।